सभी बच्चों को शुभाशीष और अदर मित्रों को नमस्कार। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी कृतिका पुस्तक का जगदीश चंद्र माथुर का पाठ रीढ़ की हड्डी। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय देखते हैं। बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। जगदीश माथुर 1917 में खुर्जा। बुक आप लोग खोल लीजिएगा। जगदीश माथुर 1917 में खुर्जा करते 1978 में माथुर जी हैं गुजरा। जगदीश माथुर 1917 में खुर्जा करते 1978 में गुजरा। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय। रचनाएं देख लीजिए। कोणार्क दशरथ नंदन शारदिया, पहला राजभोर का तारा। ओ मेरे सपने एकांकी संग्रह, रीढ़ की हड्डी सामाजिक व्यंग रचना। रीढ़ की हड्डी सामाजिक व्यंग रचना। तो इस तरह से बच्चों हमने इसको पढ़ लिया। हम पाठ का सारांश बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी इसका नाम क्यों रखा गया है। क्योंकि इसमें एक लड़का रहता है और जिसका नाम जो रहता है वो रामस्वरूप का बेटा होता है। वो गोपाल प्रसाद जी है। तो गोपाल प्रसाद का बेटा होता है और वो एक्चुअल में वो हमेशा उसकी कमर झुकी होती है, रीढ़ का हड्डी नहीं होती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रीढ़ की हड्डी रखा गया है। ये लोग बाबू गोपाल और उनका बेटा दहेज के लालची थे। और ये बाबू गोपाल लोग जो थे, गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर। तो ये उनका लड़का शंकर उनको लड़की को देखने के लिए आता है। गोपाल प्रसाद को जो है वो अनपढ़ लड़की चाहिए होती है। और जबकि ये रामस्वरूप जो है इनको झूठ बोल देते हैं कि हमारी बिटिया 10वीं फेल है। और आते हैं जब वो अपना दहेज की बात करते हैं, बातचीत होती है, तो तभी लड़की आती है जिसका नाम था उमा। और वो उमा जो है फिर इनको डांट फटकार लगा के भगा देती है और कहती है कि ये तुम्हारा जो बेटा है। और कई सारे प्रश्न करते हैं कि हाँ जो है कढ़ाई सीखा है, पेंटिंग सीखा है, और इस टाइप से, जैसे आजकल के लोग पूछे दाल फ्राई करना जानते हो, इस टाइप से। तो ऐसे ही वहाँ भी उन्होंने लड़कियों से सवाल किया सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग आदि के बारे में, लेकिन वो कुछ उत्तर नहीं बोल देती है। और फिर उसके बाद वो थोड़ा रामस्वरूप कहती है कि थोड़ा शर्मा रही है। इस पर जब उमा जो है वो कुर्सी मेज कोई ले खरीदने आता है तो उनकी वही जो है रामस्वरूप चौंक कर खड़े होते हैं। उमा आती है, वो कहती है बाबूजी मुझे बोल दीजिए। और गोपाल प्रसाद के लड़के के बारे में बताती है कि उनका लड़का लड़कियों के इर्द गिर्द ताक झांक करता हुआ कई बार पकड़ा गया है। गोपाल उठ खड़े होते हैं और वो उन्हें जान जाते हैं कि उनकी लड़की पढ़ी लिखी है, वे उन्हें धोखा दे रहे हैं। जाने लगते हैं तो उमा कहती है जाकर पता अवश्य कर लीजिएगा कि आपके लड़के की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। तो यही बच्चों इस पाठ का सारांश था। अब हम लोग इसके बाद इसके शब्दार्थ आप लोग देख लीजिएगा बुक से, और इसके बाद हम कुछ इसके प्रश्नोत्तर भी अभी आपसे चर्चा में करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए शब्दार्थ, दिख रहा होगा। थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। मेजपोश, मेज पर बिछाने का कपड़ा। जंजाल, प्रपंच, बखेड़ा, उलझन। लक्षण माने लक्षण, अनोखा, अद्वितीय, अनूठा, अद्भुत। ठठोली, हंसी, दिल लगी। टीम टाम, ऊपरी बनाव, श्रृंगार, तड़क भड़क। नफरत, दुश्मनी, घृणा, विरक्ति। आंचल, पल्ला, पल्लू, क्षेत्र। आंचल माने क्षेत्र भी होता है, जैसे ग्रामीण आंचल, ग्रामीण क्षेत्र। कारोबार, धंधा, व्यवसाय। होल का मतलब छेद, छिद्र, सुराख या समस्त, जिसे होल वर्ड
तो समस्त संसार, होल माने सुराख भी। एकाध का मतलब हुआ गिनती में बहुत कम। और फिर उसके बाद करीने का मतलब हुआ तरतीब। फिर इसके बाद है तालीम, दकियानूसी। तो दकियानूसी का पुराने ख्याल वाला या पुराने विचारों का समर्थक। तालीम माने शिक्षा। कोरी माने कोली या अछूती, नवीन, जुलाहा, कोरी का पर्यायवाची है। फिर ये है बेवकूफ़ माने मूर्ख। चौपट माने नष्ट, भ्रष्ट या बर्बाद। कमबख्त माने कम नसीबी, भाग्यहीन, अभागा। फिर दस्तक माने होता है हाथ का हल्का आघात, ये अर्थ हो गया। दस्तक का मतलब महसूल, टैक्स, ये पर्यायवाची शब्द है। और दस्तक का अर्थ हो जाएगा हाथ का हल्का आघात या दरवाज़ा खटखटाना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। फिर इसके बाद आप देख लीजिए अनुभवी, काम की जानकारी या तजुर्बा होना। फितरती माने चतुर या चालाक या शरारती। खासियत, विशेषता या स्वभाव। फिर तशरीफ़ रखना। तो तशरीफ़ रखना यानी शरीर का नीचे वाला आधा भाग किसी आधार पर टिका कर स्थित होना, तशरीफ़ रखना हो गया। और तकलीफ़ का मतलब परेशानी या मुसीबत। तो तशरीफ़ रखना एक मुहावरा है बच्चों, हम अगर सीधे सीधे कहें तो बैठना भी इसका अर्थ हो सकता है। अब इसके बाद आप लोग अगला शब्दार्थ देख लीजिए। लगभग आपके 25 दूना 50 65 शब्दार्थ के ऊपर है। तो ये है आपका मेहरबानी। तो मेहरबानी माने दयालुता या कृपालुता। खांसी का एक जनजाति का नाम है। कांटों में घसीटना तो विपत्ति में डालना, ये मुहावरा हो गया। मुखादिब किसी की ओर प्रवृत्त या संबोध। जनाब माने महाशय या महोदय। मजाल सामर्थ्य, शक्तिमत्ता, हिम्मत, साहस। खीस निपोरना किसी भूल पर बेशर्मी से हंसना। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि कृपया खीस निपोरिए, तो किसी भूल पर बेशर्मी से हंसना हो गया। ट्रकों में भी लिखा होता है कि कृपया खीस निपोरिए। फर्राटा माने तेजी से। मुकाबिला माने बराबरी या समानता। जब्त माने गायब। तकल्लुफ माने शिष्टाचार। काबिल माने योग्य। हाजिर माने उपस्थित। हैसियत माने औकात। विलायती का मतलब विदेशी, फैशन, रीति या प्रथा या कपड़े आदि का प्रचलित ढंग कहलाता है। जायका माने स्वाद। आमदनी माने आय या प्राप्ति। स्टैंडर्ड का मतलब श्रेष्ठता आदि का नियत मान जो है वो स्टैंडर्ड होता है। और बेढक का मतलब निराले ढंग का अथवा भद्दा। और निहायत माने बहुत अधिक। फिर ये है राजी माने खुशी होना या मान जाना। तो इस तरह से आपका ये शब्दार्थ रहा। आप इसको देख लीजिएगा, वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं। तो हम इसके बाद नेक्स्ट शब्दार्थ की ओर चलते हैं। रस्म। तो रस्म का मतलब हो गया परिपाटी, प्रथा, बर्ताव, एहसान, उपकार, कृतज्ञता। और भनक का मतलब मंद ध्वनि, उड़ती खबर। जायचा का मतलब आपके बुक में दिया है, खोज लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप लोग कुछ लिखते नहीं हैं तो थोड़ा बहुत लिख दिया करिए, लाइक वाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि वीडियो बने तुरंत आपके पास पहुंच भी जाए। भनक, मंद ध्वनि, उड़ती खबर। ताकना, देखना। अर्ज माने विनती। छवि माने सौंदर्य। जाहिर माने प्रकट। तल्लीनता, त्याग, परित्याग, छोड़ना। अधीर, धैर्य रहित या परेशान। बेबस, लाचार या मजबूर। इर्द गिर्द, आस पास या चारों ओर। कायरता का मतलब डरपोकपन, उत्साहहीनता। कायर का ये समास है कायर शब्द का। बेबसी माने विवशता या लाचारी। बेबसी माने विवशता अथवा लाचारी। तो आप लोग अपने पुस्तक का थोड़ा सा प्रश्न भी देख लीजिए। ये है आपका प्रश्न। राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? तो राम स्वरूप अपनी बेटी को बीए में पढ़ाता है। वह उसे उच्च शिक्षा दिलवाना अपना पवित्र कर्तव्य मानता है, परंतु जब उसके विवाह का समय आता है तो उसे समाज की पिछड़ी मनोभावना का शिकार होना पड़ता है। लोग शिक्षित बहू को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लड़के तथा सास ससुर को ऐसा लगता है
कि पढ़ी लिखी बहू उसके नियंत्रण में नहीं रहेगी। वह बात बात पर नखरे करेगी, विरोध करेगी और प्रश्न करेगी तथा उन्हें चुनौती देगी। वे इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करना चाहते, इसलिए वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। इस कारण राम स्वरूप और उमा की स्थिति विचित्र हो जाती है। उन्हें विवाह के लिए उमा की उच्च शिक्षा को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये दूसरा प्रश्न आप लोग वीडियो से सुन लिया करिए, फिर अपने से लिख लिया करिए। न समझ में आए तो उसे पुनः रिवाइज कर लिया करिए। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। तो यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा करते हैं। आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा, चलिए नेक्स्ट डे से हम इसको इम्प्रूव करेंगे, लाइट की व्यवस्था और अच्छी करेंगे। वह आने वाले मेहमानों के सामने ढंग से बात करे, अपने व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले, उसमें जो गुण है वो ठीक तरह प्रकट करे ताकि वह होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए। वह उसे कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में भी पेश करना चाहता है। तो यहाँ राम स्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है। यह झूठ पर आधारित है। बीए पढ़ी लिखी लड़की होकर उसे मैट्रिक बताना सरासर धोखा है। ऐसी ठगी पर खड़े रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते। इसी प्रकार पाउडर लगाकर सुंदर दिखना भी धोखे में रखने जैसा है। राम स्वरूप के व्यवहार को हम उचित नहीं कह सकते। फिर है गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? विचार लिखना है। तो यह सही बात है कि गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं, इसलिए वे बातचीत के बीच कहते हैं चलो अब बिजनेस की बात कर ली जाए। शादी को व्यवसाय मानना पाप है। इससे मानव तथा मानवीय संबंधों की गरिमा कम होती है और उसके बाद शादी एक व्यापार या धंधा बन जाता है। इससे विवाह में लाभ हानि की भाषा में बातें होती हैं। संबंधों की ये लाभ इससे विवाह में लाभ हानि की भाषा में बातें होती हैं। संबंधों की मधुरता नष्ट हो जाती है। राम स्वरूप का अपनी बेटी को बीए तक पढ़ाना और फिर उसकी शिक्षा को छिपाना गलत है। उसे अपनी बेटी पे, शिक्षित बेटी पे गर्व होना चाहिए। समाज की धारणा के विपरीत उसे पढ़ाया लिखाया तो सही, किंतु जब कारण रास्ते की बाधाएं आई तो रेत में मुँह छिपाने लगा। उसका यह व्यवहार कायरतापूर्ण है। और जहाँ तक दोनों के समान रूप से अपराधी होने की बात है तो गोपाल प्रसाद अधिक बड़ा अपराधी है। गेंद उसके पाले में है। राम स्वरूप तो उस जैसे लोगों की प्रतिक्रिया पर जीवित है। राम स्वरूप की मजबूरी भी कम बुरी है, फिर भी कम बुरी है। उसका बस चलता तो वह गोपाल प्रसाद जैसे ढोंगियों की बधिया उखेड़ कर रख देता, परंतु इससे उसकी कन्या की जिंदगी खराब हो सकती है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा के इस कथन से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। तो इस कथन के माध्यम से आप इसको ऐसे देख लीजिए। तो इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों को याद दिलाना चाहती है। शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के अर्थात व्यक्तित्वहीन है। उसका कोई मत, निजी मत, स्थान या महत्व नहीं है। वह अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा जीव है। उसे जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ करता है। ऐसा पति होने योग्य नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, शंकर लड़कियों के पीछे लगकर अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है। उसका सरेआम अपमान हो चुका है, अतः वह अपमानित, लंपट और दुष्चरित्र है। फिर तीसरा है, उमा ये बताना चाहती है कि उसका शरीर कमज़ोर है, उससे सीधा तन कर बैठा भी नहीं जाता, इसलिए वह विवाह के योग्य नहीं है। फिर यहाँ है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये है कि समाज को शंकर जैसे लड़कों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस समाज में शंकर जैसे लंपट, शक्तिहीन, व्यक्तित्वहीन लोग होते हैं वह समाज कभी करवट नहीं ले सकता। ऐसा दूल्हा अपना परिवार भी ठीक ढंग से नहीं चला पाता। वह पति
होने योग्य नहीं होता। ऐसा व्यक्ति विवाह कर भी ले तो उसके घर में सदा क्लेश रहता है। समाज को उमा जैसी लड़कियों की जरूरत है। ऐसी बहादुर, निडर, स्वाभिमानी, विद्रोही लड़कियां गोपाल प्रसाद जैसे बड़बोले, शिष्ट, अहंकारी लोगों को सबक सिखा सकती हैं। तो बस वह प्रकाश है तो गोपाल प्रसाद अंधेरा है। जब समाज में उमा जैसी लड़कियां बढ़ेंगी तो गुणवत्ता अपने आप सम्मान मिलेगा और लोग सुशिक्षित बहु पसंद करेंगे और इस तरह समाज में सुशिक्षा बढ़ेगी और रूढ़ियों का अंधेरा छटेगा। तो रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता व्यक्त कीजिए। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है। इस नाटक की मूल समस्या है वर का व्यक्तित्वहीन होना। यदि शंकर समझदार, व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत न होती कि वह दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच बैठकर अपनी फूहड़ बातें करे और अशिक्षक को प्रोत्साहन दे। कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती है, शंकर की नहीं। अगर शंकर अपने पिता के रोब दाब के आगे चूं भी नहीं कर सकता बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है तो वह उसकी कायरता है। उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। इसी प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेतपूर्ण, सार्थक और सफल शीर्षक है। तो वास्तव में बच्चों, हमें कभी भी किसी के रीढ़ की हड्डी नहीं बनना चाहिए। अपने रीढ़ की हड्डी खुद हमें मजबूत रखना चाहिए और एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए हमारे रीढ़ की हड्डी का बना होना वास्तव में ज़रूरी होता है। इसका मतलब है कि हमें अपने हाथ पांव पर, अपने कभी माता पिता के सहारे पर नहीं रहना चाहिए और सहारा रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ना हो, हमें माता पिता का इज्जत करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोला, लेकिन फिर भी एक सीमा, हमें अपनी सीमा कभी पार नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो ये रीढ़ की हड्डी एकांकी में मुख्य पात्र है उमा। वह एकांकी की नायिका है। यद्यपि एकांकी में पूरा समय छाए रहने वाले पात्र हैं राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद, परंतु वे एकांकी के प्रमुख पात्र नहीं हैं। वे एकांकी की पृष्ठभूमि बनाने वाले पात्र हैं। एकांकी का नायक वही होता है जो सारी कथा के मूल में हो, जो फल को उपभोक्ता हो, जो फलों को भोगता हो और जो अपनी गति से एकांकी को मोड़ देता हो और प्रभावित करता हो। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि रीढ़ की हड्डी के मूल में दो पात्र प्रमुख हैं, शंकर और उमा। सारी कथा इन्हीं के विवाह के इर्द गिर्द बुनी गई है। चाहे ये दोनों पात्र प्रत्यक्ष रूप से पूरा समय मंच पर ना हो, किंतु वे चर्चा के मूल में रहते हैं, अतः वे ही प्रमुख पात्र हो सकते हैं। पुरुष प्रधान समाज में दूल्हा अर्थात शंकर प्रमुख पात्र हो सकता था, किंतु वह अपना दुर्बल और चापलूस है, वह अत्यंत दुर्बल और चापलूस है। इसलिए उमा चमकते सूरज की भांति एकाएक अंधकार को छिन्न भिन्न कर देती है तथा गोपाल प्रसाद और शंकर को उखाड़ कर रख देती है। तो इस तरह से बच्चों वह जो है वह थोड़े समय आकर भी पाठकों के चित्र पर अपना पूरा प्रभाव छोड़ती है। अब यहाँ एकांकी के आधार पर आपको राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताओं को लिखना है। तो राम स्वरूप प्रगतिशील विचारों का एक विवश पिता है, जिसे अपनी बेटी के सुंदर भविष्य के लिए समाज की मान्यताओं के आगे झुकना पड़ता है। इसलिए उसके व्यक्तित्व में कुछ पक्ष सबल हैं तो कुछ दुर्बल। उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रगतिशील, तो यहाँ हेडिंग आप लिख लीजिएगा प्रगतिशील में, कि प्रगतिशील विचारों का युवा व्यक्ति है, चाहता है कि लड़कियों को उच्च शिक्षा देनी चाहिए, इसलिए बेटी उमा को पढ़ाता लिखाता है, बीए तक पढ़ाने में उसे गर्व है, यही उसका उज्जवल गुण है। विवश पिता, तो राम स्वरूप की ये दुर्बलता है। विवश पिता यहाँ हेडिंग डाल दीजिएगा कि उसकी दुर्बलता है कि बेटी उमा की शादी अपने जैसे अच्छे खानदान में करना चाहता है ताकि उसे अच्छे नियंत्रण में रखकर उस पर मनमाना रोक चला सके। यही राम स्वरूप दुर्बल हो जाता है। गोपाल प्रसाद जैसे लोगों का तिरस्कार करने की बजाय उनके अनुसार ढलने की कोशिश करता है। इसके लिए वह झूठ भी बोलता है, उमा से ढोंग भी करवाता है और गोपाल प्रसाद की उल जुलूल बातों का समर्थन करता चला जाता है। तो ये हो गया राम स्वरूप का चरित्र चित्रण। और यहाँ गोपाल प्रसाद का चरित्र चित्रण क्या है?
गोपाल प्रसाद सड़ी गली स्थितिवादी भावनाओं का प्रतिनिधि है स्थितिवादी भावनाओं का प्रतिनिधि है। वह पुरुष प्रधान समाज का अंग है जो चली आ रही रूढ़ियों को जैसे तैसे सही सिद्ध करता हुआ अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं बड़बोला बड़बोला व्यक्ति है। वो अपनी विशेषताओं को बखान करने में नहीं चूक करता है। नए जमाने की तुलना में अपने जमाने की अच्छाई का वर्णन हो, खाने पीने की बात हो, शरीर की ताकत का वर्णन हो, मैट्रिक को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना हो, अपनी मैट्रिक को वह ऊंचे स्वर में बिना शर्म संकोच के बोलता चला जाता है और वह हावी होना चाहता है। उसके सामने लोग दब जाते हैं। शंकर तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बना रहता है। दूसरा यहाँ हेडिंग है चालाक। तो गोपाल प्रसाद घाघ है। वह बेटी की शादी को बिजनेस समझता है, इसलिए वह घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। होने वाली बहू को ठोंक बजाकर जांचता है। उसके चश्मे से लेकर पढ़ाई लिखाई, संगीत, पेंटिंग, सिलाई, इनाम सभी योग्यताओं की परख करता है। वह ऐसी सर्वांगपूर्ण बहू चाहता है जो उसके कहने के अनुसार चले, इसलिए वह मैट्रिक से अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहता है। तो ये झूठ बोलने में भी कुशल है। उसका बेटा शंकर 1 साल फेल हो चुका है, परंतु वह कुशलतापूर्वक जतलाता है कि वह बीमारी के कारण रह गया था। हंसोड़, यहाँ हेडिंग हंसोड़ लिख दीजिएगा। हंसोड़, हंसोड़। गोपाल प्रसाद स्वभाव से हंसोड़ है। वह इधर उधर की चुटकीली बातें करके मन लगाए रखता है। खूबसूरती पर टैक्स लगाने का मजाक इसी तरह का मनोरंजक मजाक है। तो आप यहाँ देख लीजिएगा बच्चों कि ये हंसोड़ शब्द कैसे लिखा जाएगा, दिख रहा होगा। तो अगला है फिर हेडिंग, ये है आपका लिंग भेद। इसी के ऊपर ये है हंसोड़। तो लिंग भेद का शिकार गोपाल प्रसाद वकील होते हुए भी लिंग भेद का शिकार है। वह पढ़ाई लिखाई पर लड़कों का अधिकार मानता है, लड़कियों का नहीं। उसके शब्दों में कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं और तालीम भी ऐसी चीज़ों में एक है। गोपाल प्रसाद अपनी ठीक बातों को सही सिद्ध करना जानता है, ताकि वह तर्क करके जोर जोर बोलता है, दूसरों पर हावी होना पसंद करता है। अब शब्द भरी कुतर्क शैली का उदाहरण देखिए। यहाँ भला पूछिए नकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। लास्ट प्रश्न है बच्चों की यहाँ, इस एकांकी का उद्देश्य। तो रीढ़ की हड्डी उद्देश्य पूर्ण एकांकी है। इसका उद्देश्य है नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना। हमारा समाज नारी शिक्षा को महत्व नहीं देता। इससे पुरानी पीढ़ी की सारी व्यवस्था टूटती है, उनके आसन हिलते हैं, उनका दबदबा समाप्त होता है। सास ससुर अपनी मनमानी के बल पर घर चलाते हैं। वे हर हालत में अपना अहंकार पूरा होते देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं उनकी होने वाली बहू उनकी गुलाम हो, उनके हाथों की कठपुतली हो, जिससे वो मनमानी सेवा ले सके तथा अपनी सनक चला सके। इसलिए वे पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं करते। वे आने वाली बहू की इच्छा को नखरे मानते हैं या उनकी सोच दकियानूसी है। लेखक समाज की इसी दकियानूसी सोच पर आघात करके लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करना चाहता है। उनका भी दिल होता है, उन्हें भी चोट लगती है, सबका ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ यानी नारी उद्धार का यही एक मार्ग है। और इस एकांकी में रामस्वरूप जैसे पिता लोगों को सीख दी गई है कि वे बेटी की शादी के नाम पे कमज़ोर न बने, वे परिस्थिति का सच्चाई से सामना करें और वे छल कपट से इस दुनिया कपट जाल में स्वयं को न ढाले। शंकर और गोपाल प्रसाद पर भीषण चोट करना भी इस एकांकी का उद्देश्य है। इसमें एकांकीकार पूरी तरह सफल रहा है। यह है प्रश्न 11 में समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो ये हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। लोगों में सुशिक्षित नारी के लाभों का प्रचार कर सकते हैं। सुशिक्षित बहू को स्वीकार करके उन्हें सम्मान दे सकते हैं और सुशिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलाकर उन्हें पुरुषों के समान महत्व दे सकते हैं और कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वालों को समझा बुझा कर रास्ते पर ला सकते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका चैप्टर ओवर
और ये रही आपका कृतिका हिंदी पूरक में। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद आप क्या पढ़ोगे बच्चों, ये कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको क्या पढ़ना है, ताकि आपकी अगली तैयारी हो सके। गुड नाइट।